हर दौर में एक ऐसा बादशाह पैदा होता है जो अपनी बहादुरी से तारीख बदल देता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेर मैसूर टीपू सुल्तान की कहानी, जिसने अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 ईस्वी व मुताबिक जुम्हा 20 जुल्हज्जा 1163 हिजरी को देवाना हल्ली तगलुक ख़ानदान में पैदा हुए। मौजूदा दौर में ये बेंगलोर देही जिला का मकाम है, जो बेंगलोर शहर के 33 किलोमीटर यानी 21 मील के शुमाल में वाक़ है। टीपू सुल्तान का नाम आरकाट के बुज़ुर्ग टीपू मस्तान औलिया के नाम पर है। इसे अपने दादा फ़तेह मोहम्मद नाम की मुनासबत से फ़तेह अली भी कहा जाता था। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी और फ़ौज और सियासी उमूर में इसे नौउम्री में ही शामिल किया। 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को अहम सफारती और फ़ौजी उमूर पर आज़ादाना इख्तियार दे दिया। इसे अपने वालिद हैदर अली, जो जनूबी हिंद के सबसे ताकतवर हुक्मरान के तौर पर उभर कर सामने आए, का दायां हाथ समझा जाता था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फ़तेह अली टीपू था। आपके वालिद सुल्तान हैदर अली ने जनूबी हिंद में 50 साल तक अंग्रेज़ों को बज़ोर ताकत रोके रखा और कई बार अंग्रेज़ अफवाज को शिकस्त फाश भी दी। टीपू सुल्तान का कौल था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। आपने बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ एक मजबूत मुज़ाहमत फराहम की और बरे-सग़ीर के लोगों को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद करने के लिए संजीदा और अमली इक़दामात किए। सुल्तान ने इंतहाई दूरस असरात की हामिल फ़ौजी इस्लाहात नाफिज की, सनत और तिजारत को फ़रोग़ दिया और इंतज़ामिया को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया। सुल्तान को इस बात से इत्तेफ़ाक था कि बर्र-ए-सग़ीर के लोगों का पहला मसला बरतानवी अखराज है। निज़ाम और मरहटों ने टीपू की ताकत को अपनी बका के लिए ख़तरा समझा और अंग्रेज़ों से इत्तेहाद कर लिया। टीपू सुल्तान ने तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान और फ्रांस से मदद हासिल करने की कोशिशें कीं, मगर कामयाब न हो सके। मैसूर की आखिरी जंग के दौरान जब सरंगपट्टम की शिकस्त यकीनी हो चुकी थी, टीपू ने मुहासरा करने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत की और किले को बंद करवा दिया। लेकिन गद्दार साथियों ने दुश्मन के लिए किले का दरवाज़ा खोल दिया और किले के मैदान में ज़बरदस्त जंग छिड़ गई। बारूद के ज़ख़ीरे में आग लग जाने के बाइस मुज़ाहमत कमज़ोर हो गई। इस मौके पर फ्रांसीसी अफसर ने टीपू को चित्रादुर्गा भाग जाने और अपनी जान बचाने का मशवरा दिया, मगर टीपू राज़ी न हुए और 4 मई 1799 को मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की मादरी ज़बान उर्दू थी और वो फ़ारसी भी बोलते थे। टीपू सुल्तान को अपने वालिद की मुलाजमत में फ्रांसीसी अफसरान की तरफ से फ़ौजी हिकमत अमली की तरबियत दी गई थी। 1766 में 15 साल की उम्र में पहली मैसूर जंग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपने वालिद के साथ थे और 1767 में 16 साल की उम्र में मैंगलोर पर हमले में घुड़सवारों की एक फ़ौज की कमान की। उन्होंने 1775 से 1779 की पहली एंग्लो मरहट्टा जंग में भी शामिल थे। अलेक्जेंडर बेटसन, जिन्होंने चौथी मैसूर जंग पर टीपू सुल्तान के साथ जंग की इब्तिदा और तर्ज़ अमल के बारे में एक जिल्द शाया की, जिसमें उसने टीपू सुल्तान को इस तरह बयान किया कि टीपू का कद तकरीबन 5 फुट 8 इंच था। उसकी गर्दन छोटी थी, चौकोर कंधे थे, उसके आज़ा छोटे थे, ख़ास तौर पर उसके पाँव और हाथ छोटे थे। उसकी बड़ी भरी हुई आँखें थीं, छोटी मेहराब वाली भवें थीं, उनका रंग साफ सुथरा था और उनके चेहरे का उमूमी इजहार वक़ार से खाली नहीं था। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी थी। वो मजहबी तासुब से पाक थे। यही वजह थी कि गैर मुस्लिम उनकी फ़ौज और रियासत में आला ओहदों पर फाइज थे। टीपू सुल्तान ने अपनी मुमलिकत को मुमलिकत खुदादाद का नाम दिया। हुक्मरान होने के बावजूद खुद को आम आदमी समझते थे। बावुज़ू रहना और तिलावत कुरान आपके मामूलात में से थे। ज़ाहिरी नुमाओ नुमाइश से इत्नाब बरतते थे। हर शाही फरमान का आगाज़ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से किया करते थे। ज़मीन पर खद्दर बिछाकर सोया करते थे। टीपू सुल्तान का एक बड़ा कारनामा यह भी है कि उसने ग़ुलामों और लड़कियों की खरीदो फरोख्त बिल्कुल बंद कर दी। उनके लिए यतीम खाने बनाए। बाज़ बुरी रवायात को रोकने के लिए मंदिरों में लड़कियों का दाखिला ममनू करार दे दिया।
جنگ میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے تمام فنون سپہ گری سے واقف تھے۔ اپنی افواج کو پیادہ فوج کی بجائے سواروں اور توپ خانے کی شکل میں زیادہ منظم کیا۔ اسلحہ سازی، فوجی نظم و نسق اور فوجی اصلاحات میں تاریخ ساز کام کیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹیپو سلطان نے مردم شماری کرائی، پنچایت راج کی بنیاد رکھی۔ اسی کے حکم سے فرانسیسی ماہرین نے پانی سے چلنے والا ایک ایسا انجن تیار کیا جس سے توپوں میں بآسانی سوراخ کیا جا سکتا تھا۔ دنیا میں میزائل ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر تھا، حتیٰ کہ امریکیوں نے بھی اس کو راکٹ کے بانیوں میں شمار کیا ہے۔ وہ جب بھی اپنی سلطنت کے کسی کارخانہ میں جاتا تو نئے طرز یا جدید انداز کی کوئی چیز بنانے کا حکم ضرور دیتا۔ سلطان کی بری اور بحری فوجوں کا انتظام قابل داد تھا۔ فوج کے محکمہ میں 11 بڑے بڑے شعبے تھے۔ سلطنت کے پل رقبہ کو 22 فوجی اضلاع میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس نے 1796 میں امیر البحر کی ایک جماعت قائم کی، جس میں 11 اراکین تھے۔ ان اراکین کا لقب میرم رکھا گیا تھا۔ ان اراکین کے ماتحت 30 امیر البحر تھے۔ بحری فوج کے متعلق 20 جنگی جہاز کلاں اور 20 چھوٹے جنگی جہاز تھے۔ سلطان کو فن جہاز سازی سے بھی شغف تھا۔ وہ جہازوں کے نقشے خود تیار کرتا تھا۔ جہازوں کے پیندوں کے واسطے ہدایت کی گئی تھی کہ تانبے کے پیندے لگائے جائیں تاکہ چٹانوں سے ٹکرانے کی صورت میں نقصان نہ پہنچے۔ جہاز سازی کے لیے لکڑی کا جنگل بھی نامزد کر دیا گیا اور سب مدارج کے افسروں کی تنخواہوں کی بھی صراحت کر دی گئی۔ فوجیوں کی باقاعدہ تربیت کے لیے خصوصی مراکز قائم کیے گئے اور پوری فوج کو ازسر نو منظم کیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے ہر شہر، قصبہ اور قلعہ کے 4 دروازے مقرر کیے، جہاں پہرے دار مقرر کیے گئے کہ ملک میں بغیر اطلاع و اجازت کوئی آنے نہ پائے، اور ہر مقام کی رویداد پر فوری اطلاع کا انتظام کیا گیا۔ جس مقام پر چوری ہو جاتی، وہاں کے پولیس آفیسر کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا۔ اگر مجرم گرفتار نہ ہو سکتا تو پولیس آفیسران کی تنخواہ سے اس کی تلافی کی جاتی۔ ان مقامات پر جہاں ڈاکوؤں کے حملہ کا خطرہ رہتا تھا، وہاں کے رہنے والوں کو آتشی اسلحہ رکھنے کی عام اجازت دی جاتی۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ہر شہر میں قاضی اور ہر گاؤں میں پنچایت مقدموں کا فیصلہ کرتی۔ اگر فریقین میں سے کسی ایک کو ابتدائی عدالتوں کے فیصلہ پر شک ہوتا تو مقدمہ صدر عدالت یعنی ہائی کورٹ میں دائر کیا جاتا۔ سلطان نے افسران ضلع کے نام حکم جاری کر رکھا تھا کہ وہ ہر سال سرنگا پٹم یعنی دارالحکومت میں جمع ہو کر انتظامی امور کے متعلق مشورہ کیا کریں۔ ٹیپو سلطان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اردو اخبار کا بانی تھا۔ 1794 میں اس نے اپنی ذاتی نگرانی و سرپرستی میں ایک ہفت روزہ جاری کیا۔ اس ہفت روزہ میں سلطنت کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے سپاہیوں کے نام سلطان کی ہدایات شائع ہوتی تھیں۔ یہ ہفت روزہ سلطان کی شہادت تک مسلسل 5 سال پابندی سے شائع ہوتا رہا۔ ٹیپو سلطان کی تجارتی پالیسی۔ ٹیپو سلطان نے اپنے دور حکومت میں زمینداریوں کا خاتمہ کر کے مزدوروں اور کسانوں کو زمین کا مالک قرار دیا۔ زمین کو رعایا کی ملکیت قرار دیا گیا۔ زمین پر کسانوں کا دوامی قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ زمین صرف اس کی تھی جو ہل چلائے۔ ٹیپو سلطان نے احکام جاری کر دیے تھے کہ جو شخص زمین کے لیے درخواست کرے اسے اس کی ضرورت کے مطابق زمین مفت دی جائے۔ تجارت کی توسیع کے لیے بیرونی ملکوں سے روابط پیدا کیے۔ دور دور سے کاریگر بلا کر اپنے ہاں ہر قسم کی صنعتیں جاری کیں۔ دوسرے ممالک سے ریشم کے کیڑے منگوا کر ان کی پرورش و پرداخت کا طریقہ اپنی رعایا کو سکھایا۔ اس کے علاوہ جواہر تراشی اور اسلحہ سازی کے کارخانے بھی قائم کیے۔ ان کارخانوں میں گھڑی سازی اور قینچیوں کا کام بھی ہوتا تھا۔ ان کارخانوں کے قیام سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ضرورت کی ہر چیز اب سلطنت میں تیار ہونے لگی۔ درآمدات پر انحصار کم ہو گیا اور سلطنت میں تیار کردہ چیزیں برآمد ہونے لگیں۔ دوسری طرف ہزاروں بے روزگاروں کے مسائل بھی اس سے حل ہوئے۔ اقتصادی مسائل پر قابو پانے کے بعد ٹیپو سلطان نے ایک نئی تجارتی پالیسی وضع کی، جس کے تحت بیرونی ممالک ایران، ترکی اور حجاز وغیرہ سے مسلم تاجروں کو سلطنت خداداد میں آ کر تجارت کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے خصوصی رعایتوں سے نوازا گیا۔ خود حکومت کی زیر سرپرستی ایک بڑی تجارتی کمپنی بھی قائم کی گئی
जिसमें उसकी रियाया में से हर कोई बिला तफरीक मजहब अपना सरमाया लगाकर नफ़ा और नुकसान के इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर शरीक हो सकता था। वस्त एशिया की रियासत आर्मीनिया से गैर मुल्की ताजरों को मैसूर की हुदूद में लाकर बसाया गया। मैसूर सामान तजारत लाने वाले चीनी सौदागरों को मालाबार के डाकू तंग करते थे। सुल्तान ने उनकी हिफाजत के लिए कई जहाज मुकर्रर कर दिए। टीपू सुल्तान का एक बड़ा कारनामा ये भी है कि उसने गुलामों और लड़कियों की खरीदो फरोख्त बिल्कुल बंद कर दी। उनके लिए यतीम खाने बनाए। बाज़बुली रिवायतों को रोकने के लिए मंदिरों में लड़कियों का दाखिला ममनू करार दे दिया। मैसूर की तीसरी जंग में अंग्रेज जब इस इलाके में दाखिल हुए तो उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही। अरबी का एक मकूला है कि खूबी वो है जिसका एतराफ़ दुश्मन करे। टीपू सुल्तान से अंग्रेजों के बेइंतहा तासुब के बावजूद कैप्टन लिटिल, जिसने मैसूर की तीसरी जंग में नुमाया हिस्सा लिया था, अपनी यादाश्तों में लिखता है, टीपू के मुतालिक बहुत सी अफवाहें सुनी जाती थीं कि वो एक जाबिर और जालिम हुक्मरान है, जिसकी वजह से उसकी तमाम रियाया उससे बेजार है। लेकिन जब हम उसके मुल्क में दाखिल हुए तो देखा कि सनत और हरफत की रोज़ अफजूं तरक्की की वजह से नए नए शहर आबाद हुए और होते जा रहे हैं। रियाया अपने कामों में मसरूफ़ व मुनहमिक है। ज़मीन का कोई हिस्सा भी बंजर नज़र नहीं आता। काबिल काश ज़मीन जिस कदर भी मिल सकती है उस पर खेतियाँ लहरा रही हैं। 1 इंच ज़मीन भी बेकार नहीं पाई गई। रियाया और फ़ौज के दिल में बादशाह का एहतराम और मोहब्बत बदरजाए अतम मौजूद है। फ़ौज की तंजीम और उसके हथियारों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये यूरोप के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क की फ़ौज से किसी हालत में पीछे नहीं है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को टीपू सुल्तान शहीद से खुसूसी मोहब्बत थी। 1929 में आपने शहीद सुल्तान के मज़ार पर हाज़री दी और 3 घंटे बाद बाहर निकले तो शिद्दत जज्बात से आंखें सुर्ख थीं। उन्होंने फरमाया, टीपू की अज़मत को तारीख़ कभी फरामोश ना कर सकेगी। वो मज़हब व मिल्लत और आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहा, यहाँ तक कि इस मकसद की राह में शहीद हो गया। अल्लामा इकबाल की एक नज़म टीपू सुल्तान की तारीफ़ में। अल्लामा इकबाल ने ज़र्ब कलीम में सुल्तान टीपू की वसीयत के उन्वान से मुंदरजा ज़ैल नज़म लिखी है। तू रहे नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। ए जुए आप भड़के हो दरियाए तुंदो तेज़, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। खोया न जा सनम कदाए कायनात में, महफिल गुदाज गर्मी महफिल न कर कबूल। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राईल ने, जो अकल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल। बातिल दोई पसंद है हक ला शरीक है, शिरकत मियानाए हक को बातिल न कर कबूल। टीपू सुल्तान 4 मई 1799 में सेरिंगापटम हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए और दौरान कुरान की आयत पढ़ते हुए उनकी शहादत हुई। टीपू सुल्तान को होली या डैडी गेटवे पर कत्ल किया गया था, जो सेरिंगापटम किला के शुमाल मशरक़ी ज़ाविया से 300 गज़ यानी 270 मीटर दूर वाक़ था। उन्हें अगली दोपहर गुमाज़ में अपने वालिद की कब्र के पास दफन किया गया। जब अंग्रेज़ों ने शहर की दीवारें तोड़ दीं तो फ्रांसीसी फ़ौजी मुशीरों ने टीपू सुल्तान को खुफिया रास्तों से फ़रार होने और बाकी जंगें दूसरे किलों से लड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। टीपू सुल्तान गिरते गिरते भी दुश्मन के 2 सिपाहियों की गर्दनें उतार गए। वो शहीद हो चुके थे, लेकिन उनके हाथ में तलवार मौजूद थी। दुश्मन का कोई भी सिपाही उस तलवार की मौजूदगी में उनके करीब जाने के लिए तैयार नहीं था। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के 60,000 से ज़्यादा सिपाही थे, तकरीबन 4,000 यूरोपी और बाकी हिंदुस्तानी, जबकि टीपू सुल्तान की अफवाज की तादाद सिर्फ 30,000 थी। अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम करने में टीपू सुल्तान के वज़ीरों की तरफ से धोखा और अंग्रेज़ों के लिए आसान रास्ता बनाने के लिए दीवारों को कमज़ोर करना। टीपू सुल्तान की मौत ने बरतानवी जनरल हैरिस को अब हिंदुस्तान हमारा है कहने पर मजबूर किया। टीपू सुल्तान का मकबरा गुंबद में वाक़ है, जिसमें टीपू सुल्तान, उनके वालिद हैदर अली और उनकी वालिदा फ़ख्रुन्निसा की कब्रें मौजूद हैं। इसे टीपू सुल्तान ने अपने वालिदैन की कब्रों के लिए बनाया था। अंग्रेज़ों ने टीपू को 1799 में श्रीरंगापटना के मुहासरे में उनकी मौत के बाद यहाँ दफन करने की इजाज़त दे दी थी। ये थी टीपू सुल्तान की कहानी। अगला वीडियो किसके बारे में बनाऊं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।